नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में, आज़ादी के आंदोलन के समय से, अगर उससे पहले की बात न करें, उससे पहले की भी बात करें तब भी वही बात कहनी पड़ेगी, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं आज़ादी के आंदोलन के समय से। बिहार राजनीति और राजनेताओं की दृष्टि से बड़ी उर्वरा जमीन रही है। यहाँ राजनीति को लोग समझते हैं जितना, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी और राज्य में समझते हैं। राजनीतिक समझ बिहार के लोगों की और उस पर उनकी प्रतिक्रिया, उस पर उनका विचार, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं पार्टियों के प्रति, नेताओं के बारे में, वो एक अद्भुत क्षमता है बिहार के लोगों में, जो देश में और किसी राज्य में, टुकड़ों में कहीं कहीं किसी राज्य में किसी क्षेत्र की बात छोड़ दें, समग्र राज्य को अगर देखें तो बिहार इस मामले में मेरी नज़र में देश में अव्वल है। लेकिन बिहार पिछले कुछ समय, बिहार में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति हुए, बाबू जगजीवन राम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरी देश की राजनीति बदल दी। और राजनीति में न रहते हुए, सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो चुनावी राजनीति में नहीं थे, आज़ादी के बाद जो है उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और ऐसे नाम गिनाना शुरू करें तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि ख़त्म हो जाएगा समय प्रोग्राम का और नाम जो है वो पूरे नहीं होंगे। ऐसे राज्य में इस समय पिछले कई दशक से ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीतिक ज़मीन जो है वो बांझ हो गई है, ऊसर हो गई है। अब न तो उस तरह की राजनीति करने समझने वाले हैं, न उस तरह के राजनेता पैदा हो रहे हैं। आप देखिए 1990 से अगर आप शुरू करें, जनता दल बना उस समय से, एक समय बिहार के ही नहीं बाहर के लोग आकर बिहार से राजनीति करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिम में, ऐसे लोग भी जो है बिहार से जो पूरे देश के राष्ट्रीय परिदृश्य पर नेता बने। उस बिहार में आज राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है। और प्रदेश के स्तर पर भी अगर आप देखें तो ले देकर कुल एक नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 1995 में के चुनाव के बाद वो अलग हुए लालू प्रसाद यादव जनता दल से। 96 में अगर मुझे ठीक याद है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उस समय उसका नाम समता पार्टी था। जॉर्ज फर्नांडिस साथ में थे और लोग साथ में थे। बाद में ये पार्टी का नाम बदला, जब स्प्लिट हुआ तो जनता दल यूनाइटेड हो गया। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को काटकर उनको बड़ा कर दिया, भाजपा को छोटा किया और नीतीश कुमार को बड़ा कर दिया और उनको आगे किया, ये सोचकर कि समाजवादी सोच के हैं, ईमानदार हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक अगर समीकरण की दृष्टि से भी देखें तो उस दृष्टि से भी उनका बिहार की राजनीति में आगे बढ़ना ये शुभ संकेत होगा, अच्छा होगा। लेकिन उपलब्धि आप देखिए नीतीश कुमार की, तो उनका 2005 से 2010 के बीच का जो कार्यकाल है, अगर आप उसको निकाल दें तो शून्य हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ वो कर पाए 2005 से 2010 के बीच में, वो जो 5 साल का कार्यकाल था। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में साल डेढ़ साल के लिए जीतन राम मांझी हुए थे। उसके अलावा लगातार मुख्यमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, तब से मुख्यमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं। और इसके बावजूद पूरे प्रदेश में अपना संगठन नहीं तैयार कर पाए। नीतीश कुमार लगभग 19 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कभी आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी बीजेपी के कंधे पर सवार होकर। अकेले की उनकी हैसियत नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी को एक बार बीजेपी के सहयोग से संगठन और सरकार दोनों के सहयोग से 2010 में उनकी पार्टी 100 की संख्या, विधायकों की संख्या पार कर पाई थी। अब आप देखिए बिहार की राजनीति में 1990 के बाद से अगर आप देखना शुरू करें तो 100 की संख्या पार जो है वो एक बार आरजेडी कर पाई है, एक बार नीतीश कुमार कर पाए। तो इससे आप लगा लीजिए 34-35 साल से, बल्कि कहें कि 1985 के बाद से कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर
बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। इस मामले में उसकी तुलना जो है महाराष्ट्र से की जा सकती है, वहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरी समस्या है, 3 पार्टियां हैं मुख्य रूप से बिहार में। एक नीतीश कुमार की जेडीयू है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी और तीसरी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, और आप कहें तो तेजस्वी यादव की। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लग रहा था तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की जगह शायद ले सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2015 में अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ न गए होते तो आज शायद आरजेडी हाशिए की पार्टी होती। 2010 के चुनाव में 23 या 27 सीट पर आ गई थी आरजेडी। उसके मुस्लिम यादव एमवाई गठबंधन के बावजूद ये स्थिति हो गई थी लालू प्रसाद यादव की। तो 2015 में नीतीश कुमार को जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव को अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए नीतीश कुमार के साथ की ज़रूरत थी, इसलिए समझौता हो गया। अगर आरजेडी का रिवाइवल किसी ने किया तो वो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने किया। उसका श्रेय आप देना चाहें, अपयश देना चाहें, जो जिस तरह से आप तय करना चाहें, वो नीतीश कुमार को जाता है। अगर 2015 के चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन होता तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आज बिहार की राजनीति में हाशिए की पार्टी होती, और 2020 में 74-75 सीट लेकर तेजस्वी यादव ऐसा लग रहा था कि बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। कुछ लोग तो मानने लगे थे कि 2020 में ही अगर उन्होंने कांग्रेस को इतनी सीटें न दी होती तो मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन वो दिन और आज का दिन, तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व की क्षमता है उनकी और उनकी पार्टी का जो जनाधार है, दोनों को देखिए लगातार नीचे जा रहा है। उसमें बढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, रुकावट का या ठहराव का भी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देखिए आरजेडी में कोई नेता है नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ इसलिए नेता है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा उनका कोई बिहार की राजनीति में कोई योगदान नहीं है, बिहार के समाज में कोई योगदान नहीं है, और समाज के या कहें आप जीवन के किसी और क्षेत्र में तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है। उनसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप छीन लें तो तेजस्वी यादव जीरो हो जाते। ये है तेजस्वी यादव की कुल उपलब्धि। अब वो उस पर कितने दिन चलेंगे, कितने दिन टिके रहेंगे और कितने दिन तक उनका समर्थन करने वाले टिकाए रखेंगे, ये देखने की बात है। और वो टिके हुए हैं तो केवल मुस्लिम यादव वोट का जो समीकरण है, जो आरजेडी के अलावा कहीं जाना नहीं चाहता। बीच में 2010 में नीतीश कुमार के साथ गया था। एक किस्सा मैंने 2010 का आपको पहले भी सुनाया था, आज उसको फिर से सुनाता हूँ। कई लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, भूल गए होंगे। 2010 के चुनाव में ये समझ में आ गया था लालू यादव को कि उनकी पार्टी के लिए सर्वाइवल का सवाल आ गया है, और उनको इस बात का डर था कि मुसलमान उनको छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जा रहा है। बड़ी कोशिश की कि नीतीश कुमार आरएसएस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। तो देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद से मौलाना बुलाए गए। भागलपुर में एक बैठक हुई। भागलपुर और बिहार के जो है प्रमुख जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो आए, मौलाना लोग आए, और उसके अलावा आरजेडी के, मुझे अब याद नहीं है कि लालू प्रसाद यादव उस बैठक में थे या नहीं, लेकिन आरजेडी के लोग थे। और उन्होंने कहा कि किसका साथ दे रहे हैं आप, नीतीश कुमार का जो आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। तो वहाँ भागलपुर के जो प्रमुख मुस्लिम समाज के नेता थे, व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये करघे की आवाज़ है, ये नीतीश कुमार के आने के बाद सुनाई दी। 15 साल तक लालू यादव से हम लोग मिन्नत करते रहे कि बिजली दे दीजिए, हमारा करघा चल सके। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जिंदा बचेंगे तब तो हिंदू मुसलमान करेंगे, जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर हिंदू मुसलमान का क्या मतलब रह जाएगा। तो नीतीश कुमार ने हमको ये दिया है, इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ। सारे मौलाना लौट गए, और 2010 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आपको मालूम है।
कि लगभग स्पष्ट बहुमत के करीब जेडीयू पहुंच गई थी। बीजेपी 90 पार कर गई थी, जबकि उसको लड़ने के लिए 98 या 99 सीटें मिली थी। उसके बाद से बिहार की राजनीति में वो जो ताकत दिखाई दी थी 2010 में और 2005 से 2010 के बीच में सरकार का जो रुतबा दिखाई दिया था, सरकार का जो इकबाल दिखाई दिया था, वो खत्म हो चुका है। जेडीयू में फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान वो संभालने की क्षमता रखते हैं। बिहार की राजनीति अगड़ा पिछड़ा में बढ़ चुकी है। तो जेडीयू का नेता कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो अगड़ा पिछड़ा दोनों को जोड़कर चल सके, दोनों को साथ लेकर चल सके। जिस तरह से आप याद कीजिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में हालांकि पिछड़े समाज से आते थे, लेकिन अगड़े समाज के लोगों ने कभी उनको एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में नहीं देखा, और कल्याण सिंह ने कभी अगड़े समाज के लोगों ने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखा, इसलिए उनकी इतनी लोकप्रियता थी। तो बात हम लोग अभी बिहार की कर रहे हैं, तो बिहार में आरजेडी के पास कोई सेकंड लाइन नहीं है लीडरशिप की, नेता हैं लेकिन अनटेस्टेड है। वोट दिलाने की कितनी क्षमता है इसका अभी इम्तहान होना बाकी है। और आरजेडी में तेजस्वी यादव है टेस्टेड एंड फेल्ड। तेजस्वी यादव जहां तक पहुंचना था मेरा मानना है कि पहुंच चुके हैं, इससे आगे नहीं जाने वाले। जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है, जिस तरह से देश में जिस तरह का विमर्श चल रहा है, उन सब बातों को देखते हुए तेजस्वी यादव के पास कोई नई चीज़ नहीं, कोई नई बात नहीं है, या किसी पुरानी बात को भी नए ढंग से कहने का सलीका नहीं है। तो उनके पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका नहीं है। वही मुस्लिम यादव, उसके बाद जो है हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं का विरोध उनकी पार्टी के लोग करें, उनकी पार्टी के नेता बोलें, उनके समर्थन में खड़े हो जाना। अब जस्टिन ट्रूडो से क्या मतलब है तेजस्वी यादव का? जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? भारत के खिलाफ ही तो हैं। भारत को जो तोड़ना चाहते हैं उन शक्तियों के साथ खड़े हैं, और उनके समर्थन में बयान आ रहा है तेजस्वी यादव का। तो इससे उनकी आप राजनीति की समझ जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आरजेडी नेतृत्व विहीन है, जेडीयू नीतीश कुमार के अलावा नेतृत्व विहीन है, और बीजेपी 30 साल में तो कोई नेता ही नहीं खड़ा कर पाई। बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, बल्कि जब ये गठबंधन नहीं हुआ था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में और जनसंघ के समय से प्रदेश के बड़े नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे। उनका अपने सीमित दायरे में ही भले आधार था, लेकिन जनाधार था। आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि हाँ भविष्य में ये इनमें संभावना है। तो भाजपा नेतृत्व विहीन है, जेडीयू नीतीश कुमार के अलावा नेतृत्व विहीन है, आरजेडी में नेतृत्व है लेकिन वो केवल परिवार की वजह से है, उसका उस तरह से जो है कोई व्यापक समाज में कोई समर्थन हो ऐसा नहीं है। तो पिछले 3-4 दशक में बिहार में कोई नया नेता पैदा ही नहीं हुआ, कोई नया नेतृत्व पैदा ही नहीं हुआ। वो चाहे तीनों, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार की, आरजेडी, जेडीयू और भाजपा, तीनों में से कोई नहीं पैदा हुआ। ये बिहार में एक तरह से अनहोनी जैसा लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ बिहार की राजनीतिक जमीन बांझ हो गई है, नेता पैदा करने बंद कर दिए। राष्ट्रीय नेता तो छोड़िए, प्रदेश स्तर के नेता जो है वो नहीं सामने आ रहे हैं, वो उभरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और भविष्य के लिए भी कोई संभावना दिख नहीं रही है। सूरज और जुगनू की तुलना नहीं हो सकती। बीच बीच में कुछ नेता ऐसा लगता है कि शायद वो उभरेंगे। एक समय रामविलास पासवान थे, लेकिन वो भी पूरे बिहार के नेता नहीं बन पाए, सिर्फ अपने समाज के नेता थे। चिराग तो जब अपने चाचा से लड़े, पार्टी उनके चाचा ने तोड़ी, उसके बाद जिस तरह से संघर्ष किया, एक उम्मीद दिख रही थी कि वो आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य के नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है रास्ता बदल लिया। तो उनसे अब कोई उम्मीद करना कि वो बिहार की राजनीति में अपने को स्थापित कर पाएंगे, बिहार की राजनीति का नेतृत्व कर पाएंगे, इसकी उम्मीद करना बेकार है। तो इस समय पूरे बिहार में बड़े आश्चर्य की बात है, और किसी पार्टी में, कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में जो है कोई नेता बचा नहीं है। आप
आपको अगर कहा जाए कि 3 नेताओं के नाम बताइए कांग्रेस के बिहार से, तो आपको बताने में मुश्किल होगी। कहाँ एक समय राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे बिहार से कांग्रेस पार्टी के, आज राज्य क्या जिला स्तर के नेता खोजना मुश्किल है। तो कोई भी पार्टी भविष्य के लिए ये संभावना नहीं जगाती कि वो उसके पास ऐसा नेतृत्व है जो कम से कम आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने लायक जो है नेता पैदा कर सके, या कोई नेता ऐसा हो जिसको आगे बढ़ा सके। सब काम चलाऊ सिस्टम चल रहा है। कुछ दिन इसको बना दो, फिर कुछ दिन उसको बना दो, इस समाज से बना दो, उस समाज से बना दो। जो नेता बनते हैं बीजेपी में, जो अध्यक्ष बने हैं, कोई अपने समाज के लोगों को भी नहीं जोड़ पाया है। पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, और ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है कि कोई ऐसा नेता है। तो बिहार की राजनीति की ये स्थिति, जो समाजवाद की राजनीति का गढ़ था, जहां समाजवाद की राजनीति पैदा हुई, पली बढ़ी, आगे बढ़ी, पूरे देश में फैली, उस प्रदेश से एक तो विचारधारा की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है। चलिए, विचारधारा की राजनीति खत्म हो गई, व्यक्तियों की राजनीति होती। अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व होता तो भी बात समझ में आती, वो भी नहीं रह गया। एक नीतीश कुमार हैं जो 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना कोई जनाधार, मतलब मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के स्तर पर, यह संगठन नहीं बना पाए। उसकी तुलना में आप याद कीजिए नवीन पटनायक को। 98 में राजनीति में आए, पहली बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, 99 में चले गए उड़ीसा की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, 2009 में भाजपा को छोड़ दिया, और अभी 2024 तक जब चुनाव हुआ है उससे पहले तक लगातार मुख्यमंत्री थे। पार्टी को खड़ा किया, पार्टी का संगठन खड़ा किया, पूरे प्रदेश में अपने नेतृत्व को स्थापित किया। उनसे अगर आप तुलना करें नीतीश कुमार की, जितना अवसर नीतीश कुमार को मिला, मेरा मानना है कि उतना अवसर नवीन पटनायक को भी नहीं मिला। जब वो बीजेपी से 2009 में अलग हुए थे, तब तक कांग्रेस थोड़ा बहुत बची हुई थी उड़ीसा में, तो उम्मीद थी कि ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा, उसमें बड़ा मुश्किल होगा सरवाइव करना नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे अनुमानों को गलत साबित किया। वैसे अनुमानों को गलत तो नीतीश कुमार ने भी साबित किया। वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, अपनी अभी तक कोई लिगेसी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। आज वो जहां हैं वो अपनी इच्छा से नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं रह गया है। बीजेपी उनको साथ लेकर चल रही है, तो बीजेपी की ये इच्छा नहीं है, बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। उसको मालूम है कि नीतीश कुमार अगर छोड़ देंगे तो बिहार में तो सरकार जाएगी ही, केंद्र की सरकार भी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए भाजपा की स्थिति ये है, और नीतीश कुमार की भी, कि साथ रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। जो परिस्थितियां बन रही हैं बिहार की राजनीति में, दोनों अपना अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर पथ प्रदर्शक कौन हो ये दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत लंबे समय, मतलब सक्रिय राजनीति से मेरा मतलब है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। मेरा मानना है कि 2025 का चुनाव उनके लिए शायद आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद जेडीयू का क्या होगा, उसके बाद भाजपा का क्या होगा, और उसके बाद आरजेडी का क्या होगा, कहीं से कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये बात सही है कि भाई कहीं जो है किसी ऐसी पोजीशन पर वैक्यूम नहीं रहता, जगह खाली नहीं रहती, उसको भरने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन कौन आएगा आज तो दिखाई नहीं दे रहा है, और वो आएगा जब तो कैसा होगा ये पता नहीं है। आज की स्थिति में यह है कि बिहार की राजनीति नेतृत्व विहीन है। नेता हैं, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।